ज्ञान मंत्रा की यूट्यूब चैनल पर आप सबों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बस 2016 में पूछी गई विज्ञान विषय की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इससे हम पता कर सकते हैं कि किस प्रकार की प्रश्न पूछे जा सकते हैं। में पूछी गई विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन है कॉन्डोन, ओसिन, एक्टिन, मोसिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओसिन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हड्डियों में क्या होती है, मुख्य रूप से ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो ये है लिखा हुआ आपका ओसिन है, ओसिन क्या है, मुख्यतः प्रोटीन है। हड्डियों में मुख्यतः ओसिन नामक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है जो हड्डियों को लचीलापन प्रदान करता है। ये ओसिन क्या करता है, हड्डियों को लचीलापन प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम फास्फेट हड्डियों को कठोरता प्रदान करती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन है ओसिन। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन है मिश्र धातु, धातु, चालक, अर्धचालक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धचालक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सिलिकॉन क्या होती है, सिलिकॉन एक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है। क्या है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर है। यह शुद्ध अवस्था में विद्युत को कमजोर करता है, शुद्ध अवस्था में विद्युत का कमजोर चालक है। जब शुद्ध अवस्था रहेगी तो ये विद्युत का कमजोर चालक है, लेकिन डोपिंग मिलाने के बाद इसका चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी कारण सिलिकॉन का उपयोग ट्रांजिस्टर, डायोड, कंप्यूटर चिप आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, लवण को जल में मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक घट जाता है, क्वथनांक पर कोई असर नहीं होता, हिमांक बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वथनांक बढ़ जाता है। चौथा प्रश्न है, जोड़ी मिलाइए। रासायनिक नाम को आणविक सूत्र के साथ मैच करना है, रासायनिक नाम को आणविक सूत्र के साथ। तो अमोनिया का मैच होगा NH3 के साथ, बेंजीन का C6H6 के साथ, एथाइल एल्कोहल C2H5OH और मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा CH3OH में। पांचवा प्रश्न है, प्राकृतिक रबर है पॉली आइसोप्रीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीक्लोरोपिन, पॉलीफ्लोरोइथिलीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक रबर है पॉली आइसोप्रीन। देखिए क्या होती है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन यानी कि C5H8 किससे बनी होती है, पॉलीमर से बनी होती है। किससे बनी होती है, पॉलीमर से बनी होती है, जिसे पॉली आइसोप्रीन कहते हैं। इसे रबड़ के पेड़ से लेक्टेस के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक रबर है पॉली आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर ए। छठा प्रश्न है, चार प्रोकोष्ठ हृदय के साथ सरीसृप है, घड़ियाल, समुद्री कछुआ, सांप, छिपकली। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा घड़ियाल। अधिकांश सरीसृप का हृदय 3 प्रकोष्ठीय हृदय होता है। कितने होती है, 3 प्रकोष्ठीय हृदय होती है। लेकिन घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियाल परिवार, इन लोगों का जो हृदय 4 प्रकोष्ठीय होता है, यह स्तनधारी और पक्षियों के समान होता है। सातवां प्रश्न है, निम्नों में कौन सा अदिश राशि है, बल का आघूर्ण, शक्ति, त्वरण, विद्युत क्षेत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा शक्ति। बल का आघूर्ण क्या होता है, बल का आघूर्ण, त्वरण या विद्युत क्षेत्र सभी सदिश राशियां। ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं, क्योंकि इनका परिणाम और दिशा दोनों होती है। और हम जानते हैं जिसका परिणाम और दिशा दोनों होती है उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इसलिए हमें अदिश राशि के बारे में पूछा गया तो सही उत्तर हो जाएगा शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। यह केवल कार्य करने की दर को दर्शाता है। शक्ति क्या करती है, कार्य करने की दर को दर्शाती है और इसका कोई दिशा नहीं होता, इसलिए यह अदिश राशि होती है। आठवां प्रश्न है, दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखा गया, दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखा गया, उनके बीच एक धातुीय चादर रखा गया। दो आवेश को कुछ दूरी पर रखा गया और उनके बीच एक धातुीय चादर को रखा गया। आवेशों के बीच बल का क्या होगा, ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी एक ही रहेगा, डी धातु की प्रकृति पर निर्भर कर घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। धातु की प्रकृति पर निर्भर करके बोल रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। क्योंकि देखिए धातु चादर विद्युत रेखा को अवरुद्ध कर देती है, धातु चादर क्या करती है, विद्युत रेखा को
अवरुद्ध कर देती है, जिससे दोनों आवेशों के बीच प्रभावी बल कम हो जाता है। इसलिए क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी घटेगा। 9 नंबर प्रश्न है, एक चालक के आर पर विभवांतर को दुगुना किया गया, ताप उत्पादन दर 1/4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। देखिए, जूल का नियम कहता है, किनका नियम, जूल का नियम कहता है कि यदि विभवांतर को दुगुना किया गया तो ताप उत्पादन क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुना हो जाएगी। 10वां प्रश्न है, किसी चालक की लंबाई दुगुनी तथा त्रिज्या आधी कर दी गई, इसकी विशिष्ट प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, आधा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। देखिए क्यों, विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ और तापमान पर निर्भर करता है, पदार्थ और तापमान पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई या त्रिज्या बदलने पर, आधी कर दिया यानी कि बदल गया, पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नों में किसमें आग का वलय होता है, किसमें आग का वलय होता है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो देखिए, जो प्रशांत महासागर होती है उसके चारों ओर ज्वालामुखियों और भूकंप प्रवण क्षेत्रों के समूह है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी बेल्ट है, इसलिए प्रशांत महासागर को क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर, यानी कि आग का वलय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में किसमें आग का वलय होता है, प्रशांत महासागर में आग का वलय होता है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। 12 नंबर का प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षक होने के नाते हमें विद्यार्थियों का निष्पादन का मापन करना है। ए, विद्यार्थियों की उन्नति के लिए, बी, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, सी, शिक्षक का निष्पादन का मूल्यमापन के लिए, डी, इनमें से सभी। तो देखिए, इसका सही उत्तर और सटीक उत्तर होगा इनमें से सभी। निष्पादन, मापन, विद्यार्थियों की प्रगति, प्रोत्साहन और शिक्षक के मूल्यांकन सभी के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, पद्धति विश्लेषण का पहला सोपान क्या है, पुनरावलोकन, उद्देश्यों का सूत्रण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण। जब भी हम लोग किसी पद्धति का विश्लेषण करेंगे तो उसका पहला पद्धति क्या होगा, किसी भी पद्धति विश्लेषण में सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण आवश्यक है। सबसे पहले उद्देश्य क्या है उसका निर्धारण करना अति आवश्यक है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्यों का सूत्रण। अगला क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में किसका निक्षेपण शरीर को ऊर्जा देने वाले नियमित स्रोत है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। ऐसे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, लेकिन यहाँ पर हमें पूछा गया है कि शरीर में निम्न में किसका निक्षेपण शरीर की ऊर्जा देने वाला नियमित स्रोत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। वसा जो होती है ऊर्जा का दीर्घकालिक भंडारण होता है, दीर्घकालिक भंडारण वसा में होता है। दीर्घकालिक भंडारण कहाँ होता है, वसा में होता है, जो शरीर को नियमित ऊर्जा स्रोत है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। 15 नंबर क्वेश्चन है, 2 विलयन को समपरासारी कहा जाएगा जब वे दोनों बराबर भाप दाब वाले हो, बराबर सांद्रता वाले हो, डैश में घुले हुए विलय एक ही हो, बराबर परासरण दाब वाले हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराबर परासरण दाब वाले हो। देखिए क्यों, बराबर परासरण दाब वाले विलयन वे होते जिनका परासरण दाब क्या होता है, समान होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बराबर परासरण दाब वाले, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न है, किसी गर्भवती महिला को गर्भपात की सुझाव दिया जाता है यदि उसकी बीमारी डैश होती है, ए, खसरा, बी, चेचक, सी, छोटी माता, डी, जर्मन खसरा। तो किसी भी गर्भवती महिला को गर्भपात करने का सुझाव तब दिया जाता है जब उसमें जर्मन खसरा की बीमारी होती है। जर्मन खसरा की बीमारी क्या करती है, जिसे हम लोग रूबेला भी बोलते हैं, इस बीमारी को रूबेला भी बोला जाता है। ये भ्रूण में जन्मजात दोष उत्पन्न कर सकता है। जो हमारा भ्रूण होगा, माता के गर्भ में जो भ्रूण होगा
उसमें क्या कर सकता है, जन्मजात दोष उत्पन्न कर सकता है, जिससे बच्चे में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए जिनको जर्मन खसरा की बीमारी होगी उनको गर्भपात करने की सुझाव दिया जाता है। 17 का आंसर है शक्ति का एसआई इकाई क्या है, जूल, वाट, केल्विन, वोल्ट। तो आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नों में किसका प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक प्लेटिनियम, टंगस्टन, कार्बन, नाइक्रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। कार्बन में क्या होता है, कार्बन का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है। यदि इसका तापमान बढ़ता है कार्बन का तो इसका प्रतिरोध क्षमता क्या होती है, घटती है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा निम्नों में किसका प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक, तो इसका हो जाएगा कार्बन। कार्बन का क्या होती है, कार्बन का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है। 19वां प्रश्न है, जापान का उष्णकटिबंधीय चक्रवात जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया, हरिकेन, टाइफर, टाइफून, बिली बिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफून। टाइफून जो है जापान और चीन क्षेत्र के, जापान और चीन क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। और ये टाइफून जो शब्द है जापान और चाइनीज, जापानीज और चाइनीज दोनों शब्द से मिलके बना हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकसित होता है, पाठ्यक्रम विकसित यानी कि डेवलप होता है शैक्षिक उद्देश्य के दृष्टिकोण से, बिल्कुल सही है। शिशु विकास के दृष्टिकोण से, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्र विकास के दृष्टिकोण से, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए पाठ्यक्रम जो होना चाहिए शैक्षिक उद्देश्य का दृष्टिकोण उसमें होना ही चाहिए कि इसमें हमारा शैक्षिक उद्देश्य क्या छिपा हुआ है। दूसरा चीज़, पाठ्यक्रम शिशु के विकास पर भी होना चाहिए, शिशु के विकास के दृष्टिकोण से भी होना चाहिए। और हमारा जो पाठ्यक्रम होगा वो राष्ट्र विकास के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 21 नंबर प्रश्न है, अपमार्जक में सामान्य समूह है, ऑप्शन है आर सी एच एस ओ एन ए, ऑप्शन बी एन ओ एन ए, ऑप्शन सी आर सी ओ ओ एन ए, ऑप्शन डी आर सी ओ एन ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22वां प्रश्न है, डिटॉल में उपस्थित प्रतिरोधी है, आयोडीन, क्लोरोजाइलेनॉल, बिथोनाइनॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिटॉल में उपस्थित प्रतिरोधी है क्लोरोजाइलेनॉल। यह क्या है, यह डिटॉल का मुख्य रोगाणुरोधी घटक है। 23वां प्रश्न है, प्रोकैरियोट डेस प्राणी जगत के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमालिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोनोरेया। 24वां प्रश्न पूछा गया, फाइकोलॉजी अध्ययन है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, शैवाल का, फफूंदी का, जीवाणु का, विषाणु का। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु पर 25 न्यूटन तथा 16 न्यूटन दो बल कार्य करते हैं, न्यूनतम त्वरण होगा। हम लोग को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, त्वरण निकालना है। तो देखिए एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू 25 माइनस 16, यानी कि एफ इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। एफ इक्वल टू हमारा क्या आया, 9 न्यूटन आया। तो त्वरण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, त्वरण इक्वल टू ए इक्वल टू क्या होता है, एफ बटा एम। हमारा एफ कितना आया, 9 न्यूटन आया, बटा एम कितना है 1, मास कितना है 1 किलोग्राम है, तो 9 बटा 1। तो इसको जब हम लोग डिवाइड किए तो क्या बनना, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा ये सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, दो बराबर द्रव्यमान के कणों के रेखीय अवघूर्णनों का अनुपात 2:3 है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा 4:9, 2:3, 45:45, 3:2। देखिए गतिज ऊर्जा का अनुपात बराबर क्या होगा, 1/2 गुना m गुना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बटा 1/2 गुना m गुना 3 का स्क्वायर। तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, एम एफ कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा 2 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 बटा 3 का स्क्वायर मतलब
9, यानी कि 4:9, 4:9। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 27 नंबर का प्रश्न दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी पावर में है। जब किरण पुंज धारा 16 एम है तब प्रति सेकंड कैथोड किरण नलिका की पर्दा पर कितने इलेक्ट्रॉन आघात करेगा। तो देखिए ऑप्शन ए है 10⁻19, ऑप्शन बी 10⁻17, ऑप्शन सी 10⁻15, ऑप्शन डी 10⁻13। हम लोग जानते हैं एन इक्वल टू क्या होती है, एन इक्वल टू आई बट्टा ई। हमारा आई दिया गया 16 इंटू 10⁻³ ये वाला, और ई इलेक्ट्रॉन क्या दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 10⁻17, 10⁻17, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, संकाटापन प्रजाति यानी जो विलुप्त होने वाले प्रजाति है कि पीढ़ी का संरक्षण किया जाता है हर्बेरियम में, जीन लाइब्रेरी में, जीन बैंक में प्रदूषण घटाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन बैंक में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है, एकजीवी फसलों के साथ पेड़ों का रोपण कहलाता है कृषि वानिकी, वनवर्धन, सामाजिक वानिकी, वन रोपण। तो इसको कहलाता है कृषि वानिकी। फसलों और पेड़ों को साथ में उगाने की पद्धति को कृषि वानिकी कहते हैं। कृषि वानिकी कहते हैं फसलों एवं पेड़ों को साथ में उगाने को। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि कौन सी है, आगमन विधि, भाषण विधि, परियोजना विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आगमन विधि। वैज्ञानिक विधि में अवलोकन से निष्कर्ष, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, अवलोकन से निष्कर्ष, अवलोकन से निष्कर्ष पर पहुंचना आगमन विधि कहलाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आज हमने वर्ष 2016 के जेटेट परीक्षा में विज्ञान विषय पर पूछे गए प्रश्नों को किए। इसी प्रकार के आगे हम प्रश्नों उत्तर लेके आएंगे, इसलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।